नमस्कार, स्वागत आप सभी का सांसद से संवाद हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आज इस कड़ी में हम दक्षिण मुंबई से शिवसेना के सांसद अरविंद गणपत सावंत साहब के साथ मौजूद हैं। एक जिस समय वो जीते थे उस समय भी चर्चा हुई थी राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर इस बात की सुर्खियां हुई थी कि एक कद्दावर नेता को आपने हरा के। बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। बोलो जी बिल्कुल। 2 साल तकरीबन होने जा रहे हैं आपको। हाँ। अनुभव दिल्ली की राजनीति में और यहाँ की राजनीति में आपने कैसा रहा और कार्यकाल कैसा देखते हैं आप? एक तो पहले वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी को अभिवादन करता हूँ। उनके आशीर्वाद और उद्धव साहब की प्रेरणा से हम लोगों ने हमें जो चुन कर दिए उनके प्रति पहले अभिवादन करता हूँ। और आज मैं 2 साल हुए, हालांकि मैं विधानसभा परिषद में रहा हूँ जी, तो मुझे तुलना करने में ज़्यादा आसान हो रहा है काम करने के तरीकों में। और एक बात आई कि जो डोमेन कहते हैं अपना विचारों का या कार्य का, वो बढ़ गया। हम राज्य में काम करते हैं या महापालिका में काम करते हैं तो एक सीमित होते हैं। जब हम पार्लियामेंट में आते हैं तो पूरा देश दिखता है, दुनिया भी दिखती है। ठीक बात। 2 चीज़ें खास करके मैं खुश हूँ इसलिए कि 2 चीज़ों का बहुत नज़दीक से अनुभव करने को मिल रहा है, अभी पूरा नहीं आया। जैसे जम्मू कश्मीर का ही विषय हो, वहाँ बोलते एक्चुअल में क्या हो रहा है, सरकार कैसे कदम उठाती है, क्या कर रही है, सही है गलत है, जो भी, तो ये नज़दीक से देखने को मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो नीतियाँ अपनाते हैं वो कभी महसूस नहीं होती थी, यहाँ महसूस होती है। हम चाइना के साथ क्या कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं। हमने अभी उत्तर पूर्वी सीमा पे जो आदान प्रदान किया गांवों का बांग्लादेश के साथ, बिल्कुल सीमाएं तय कर ली। ये चीजें वहां बैठकर नहीं समझते, डोमेन बड़ा हो जाता है। साउथ में जाओ तो केरला के लोग क्या बोलते हैं, तमिल के लोगों की सोच क्या है, क्या उनके राजनीतिक विषय है, क्या उनके सामाजिक विषय है, क्या उनकी सरकारें कुछ अच्छी तरह काम करती है। वो बार बार बोलते हैं हमारी सरकार ने किया, हम भी तो बोलते हैं। तो हमारी तरफ से लोगों को पता चलता होगा महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, वो लोगों की तरफ से हमें पता चलता है तो वहाँ क्या हो रहा है। जनरली राज्यों के अखबार किसी भी भाषा में हो, खास करके राज्य की भाषा में हो, तो उसकी एक सीमा बन जाती है राज्य के प्रश्नों को लेकर, वहाँ के समाज के लेकर। वो सीमा तोड़कर यहाँ हम आते तो पूरा भारत हिंदुस्तान नजर में आता है। और उससे बड़ा मुझे एक आनंद मिला कि जिस सदन में पंडित नेहरू से लेकर वल्लभ भाई पटेल जी से लेकर ऐसे बड़े व्यक्ति, हमारे महाराष्ट्र से बैरिस्टर नाथपाई हो, मधु दंडवते हो, ये बड़े लोग यहाँ बैठे, शिडी देशमुख जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया था महाराष्ट्र के प्रश्न पर, ये सभी को मैं देखते रहता हूँ कहाँ बैठे होंगे, अच्छा क्या कहाँ होगा, किस तरह से, क्योंकि सदन वही है। हाँ ठीक बात। सिर्फ थोड़ी अंक बढ़े तो थोड़ा पीछे और बढ़ गया, लेकिन वही हाउस है बिल्कुल कि जहाँ इंदिरा गांधी जी बैठी थी, जहाँ वाजपेयी जी बैठे थे, जहाँ अडवाणी अभी भी बैठ रहे हैं। तो सोचता हूँ कि अरे क्या चमत्कार है जिंदगी में। एक छोटा सा जो शहर में हमारा एक इलाका है, जो मिलों का इलाका, टेक्सटाइल मिलों का इलाका, वस्त्रोद्योग का इलाका कहा जाता है, और एक छोटे से परिवार से जिसकी राजनीतिक कोई इतिहास नहीं, उस परिवार को कोई बैकग्राउंड नहीं, सामाजिक परिवार इतिहास है लेकिन राजनीतिक नहीं ना। मेरे पिताजी कभी राजनीति में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, या कभी नगर परिषद थे, पार्षद थे, या कभी विधायक थे, कुछ नहीं थे। ऐसे परिवार से एक लड़का शिवसेना प्रमुख के विचारों से प्रभावित होता है, और उसको जाकर काम करने का जब मौका मिलता है तो साहब उसको लेके आगे लेते हैं। तो हमारे लिए इनके आशीर्वाद से तो हम इधर तक आए हैं, गली से दिल्ली। अच्छा तो दिल्ली तक आए, और आज हम काम करते समय है बहुत सारी चीजें लगती है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अपनी अपनी उनको सीमाएं हैं या कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि ये चीजें हो सकती है, करना चाहिए। जैसे हमारे महाराष्ट्र का जो एक इशू है, बेलगांव, कारवार, निपाणी, भालकी, बीदर, ये सीमा प्रश्न ही संविधान के तहत वो लड़ रहे हैं, संसदीय कार्य प्रणाली से लड़ रहे हैं, लोकतंत्र के प्रणाली के, गणतंत्र के प्रणाली के लड़ रहे हैं। ठीक है, हालांकि कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। जुडिशरी इतनी एक्टिविज्म हो रहा है आजकल, हर चीज पे बोलती है, 60 साल हुए इस चीज पे नहीं बोल रही है। ना जुडिशरी कहती है ना सरकार करती है, और लोग बेचारे लड़ रहे हैं।
तो यहाँ लगता है कि अरे हम जिस गणतंत्र हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से 125वीं सालगिरह मना रहे हैं और उस वक्त भी 60 साल हुए लोगों को एक एक विषय को लेकर लोग आज भी 60 साल झगड़ते हैं। वो मुझे लगता है लोकशाही को जो हमारा गणतंत्र है उसको अंतर्मुख होकर सोचना पड़ेगा उसका। आपका मेन काम जैसे कहा या फिर जिसकी आपकी पॉपुलैरिटी कही जाती है वो कामगार के बीच में, ट्रेड यूनियंस के बीच में रही है, वो मुद्दे उठाते भी रहे हैं, उनके लिए काम भी आपने किया वो है। ऐसे संघर्ष से क्या हुआ कि बाला साहब ठाकरे जी ने जब वो शुरू शिवसेना हुई तो सन्स ऑफ सॉइल की, भूमि पुत्रों की बात की। हाँ, तो लोगों को लगा ये सिर्फ मराठी बोलते, तो महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, उस तरह से मराठी। इसका मतलब आप हमसे दूर हो ऐसा नहीं। जो एक कवि जूलियस थे, उनका कवन है, उन्होंने कहा था कि नाम गलत मैंने लिया उनका कवि का, लेकिन वो मराठी में 4 पंक्तियां बताता हूँ। असो प्रांत अन धर्मही कुठला, असो प्रांत अन धर्मही कुठला, जो जो या संस्कृतीत नटला, ओके, म्हणू मराठी आम्ही तयाला, तयासी नाते आमचे जुड़े, मराठी पाऊल पड़ते पुढे। मतलब प्रांत धर्म कुछ भी हो, जो इस संस्कृति को, जो इस मट्टी को अपना मानता है, उससे हमारा रिश्ता बनता है। नाता मतलब रिश्ता बनता है। हाँ। और रिश्ता बनता है, उस तयासी नाते हमसे जड़े, मराठी पाऊल पड़ते, म्हणू मराठी आम्ही तयार, उसको मराठी कहेंगे। ठीक बात। जिसने इस मिट्टी को अपना माना, अपना मान कर चल रहा है। हिंदुस्तान के बारे में बाला साहब के वही विचार थे, वो जात धर्म प्रांत के आधार पर नहीं थे। जो इस मिट्टी पे प्यार करेगा, अब्दुल हमीद हमारा है, ठीक बात, ठीक बात, वो हमारा है, उसके कबर पे जाकर सर झुकाएंगे, ये उनकी सोच थी। तो ये सन्स ऑफ सॉइल की बात हुई तो मैं आकर्षित हो गया। हम लोग जवान थे, स्कूल में पढ़ते थे, और उस विचारधारा को, ये इनको देवता बनाना गलत लगता है राजनीति में, उससे बढ़कर थी, बहुत अलग थे। एक इंसान मिलेगा नहीं आपको आज इस देश में। उनके बारे में कहा जाता है कि जैसे वो समझौता नहीं करते थे, जो बात कहनी है वो कह देते थे, और उनकी ऐसे थे, वो एक बार बोल दिया तो नहीं कभी बोलते थे कि मैंने ऐसा नहीं बोला, बराबर बोलते थे। आज देखो जितने भी उन्होंने कार्टून निकाले, आज भी जाकर उन कार्टून को देख लो, आज की सीमा में, आज की राजनीति में भी वो आपको सही लगेंगे, यार ये सही कहा था उन्होंने। देखो वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का हो, अंतरराष्ट्रीय हो, उनकी वो एक तो वो अंग्रेजी अखबार में करते थे। फ्री प्रेस जर्नल में निकालते थे कार्टून, उसके उनका एक कार्टून तो वहाँ लंदन के किताब में छपाया गया, उन्होंने किया था वो। तो वो इतने मतलब कार्टूनिस्ट इज, यू नो, ही ऑलवेज रीड बिटवीन द लाइंस। ठीक बात। हाँ, वो सटायर ढूंढना, वो तुम एक पूरा अग्रलेख लिखोगे, एडिटोरियल लिखोगे, वो इतना बड़ा एक स्ट्रोक में मार देंगे। ठीक बात। एक स्ट्रोक मार दिया, समझ गया क्या करना है वो। तो क्लास और मास में जो फर्क होता है, वो क्लास था उनके पास, तो वो बराबर सोचते थे क्या करना है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, इतना सब शून्य से लेकर इतना बड़ा इतिहास खड़ा किया, खुद को कुछ नहीं मांगा। ऐसा राजनीतिक व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा आपको। शिवसेना की पॉपुलैरिटी उनके एक व्यक्तित्व की वजह से थी। शिवसेना का सबसे बड़ा काम यह है सामाजिक कार्य, रुग्णवाहिका सेवा, जो एम्बुलेंस की सेवा इस देश में, मैं महाराष्ट्र की बात नहीं करता हूँ, अभी राजनीतिक पार्टी करके बोल रहा हूँ उसका, एक ही पार्टी जिसने एम्बुलेंस की सेवा शुरू की। ब्लड डोनेशन कैंप पिछले 50 वर्ष चलते रहे। हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किया, एक दिन में 25 लाख बोतलें डोनेट कर दी। ये उद्धव साहब ठाकरे जी के उनके विचारों से एक प्रोग्राम हुआ एक दिन में। कैन यू इमेजिन दिस? वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये शिवसेना करती आई। तो मैं एमटेनएल में यूनियन लीडर बना, और आज 30 बरस हुए, 25 बरस तो लीडरशिप करता रहा, 5 बरस, तो 25 बरस में मैंने जो कुछ वहां किया, 60,000 कर्मचारी थे दोनों दिल्ली में, तो जिंदगी भर का सारे समस्या का निराकरण कर दिया, तो पॉपुलर बन गया। उनकी वेजेस को लेकर आपने एक बड़ा काम किया, वेजेस, पेंशन ऐसी जिंदगी बना दी कि सोच नहीं सकता कोई। और लोगों ने मुझे कहा भी कि पागल हो क्या, सब चीजें एक ही साथ करके देते हो, तो मतलब धीमे धीमे करो, आस्ते आस्ते करो। अच्छा, ये धंधा नहीं करता। आज मेरे पास है, मैं दे दूंगा, सभी सारे प्रश्न एक समय छोड़ दिया। अभी कोई समस्या ही नहीं है हमारे पास। समस्या है कि एमटेनएल को कैसे बढ़ाए, समस्या है कि सरकार की नीति कैसे बदले, समस्या है कि सरकार उसको आर्थिक बल कैसे दे। तो उसके लिए लड़ता हूँ कि भैया इन्होंने सेवा दी, 150 60 साल हुई अभी,
1851 में पहले लैंडलाइन लगी कलकत्ता में, ठीक बात। और 160 साल हुई। ऐसी सेवा देने वाली संस्थाओं को सरकार उसको संभालना चाहिए। सेवा देने वाली संस्थाओं को सरकार को सशक्त करना होगा, ये विचार मेरी सोच है। वो व्यापारी लोगों को नहीं समझती है। मैं यही सवाल था कि प्राइवेट सेक्टर को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस को आपकी बात शायद उतना अच्छा ना लगे। आप मजदूरों की बात करेंगे, मुझे नहीं, मेरी कोई दुश्मनी नहीं। देखो, जहां प्राइवेट सेक्टर चाहिए मतलब चाहिए ना, कंपटीशन चाहिए ना। मैंने ना कहता हूँ, मैं ना नहीं कहता हूँ, लेवल प्लेइंग ग्राउंड करो। मैंने वही तो अभी किया ना। 4G वो दे रहे, इनको मना कर रहे हो। 3G 2G में क्या हुआ? यही तो हुआ, यही तो हुआ था। तो यही तो ना, तो इनको क्यों मना करते हो भैया? इनको भी दौड़ने दो ना, ये अपने बल पे चले नहीं तो बरे। ठीक बात, पर मौका तो दो। मौका तो दो, आप मौका नहीं दे रहे। चलिए, इस नोट पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। अरविंद जी से और बात करेंगे राष्ट्रीय राजनीति की, और खासकर यहाँ पर सरकार ने जो कुछ कदम उठाए हैं और जो मुद्दे रहे हैं पिछले सेशन में, वो भी हम बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है। अरविंद जी हमारे साथ मौजूद हैं, और ब्रेक में जाने से पहले चूंकि बात हुई थी कामगार लोगों की, और खासकर जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है, अभी SEZ को लेकर भी एक बात उठी है, सवाल उठाया बिल्कुल, और उस पर सरकार की तरफ से जवाब भी है। मेरा क्या कहना है कि मैं स्टेट ट्रांसपोर्ट का भी मैं लीडरशिप करता हूँ, महाराष्ट्र स्टेट रोड उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। क्या देख रहा हूँ मैं, वहाँ भी प्राइवेट वाली भी बसेस चलती है, जहाँ एक्सेप्शनल प्रॉफिट है वही चलती है, वही रूट पे चलेगी। और जहाँ गाँवों में सेवा देनी है, वहाँ स्टेट ट्रांसपोर्ट की गाड़ी जाएगी। वहाँ कोई आने के लिए तैयार नहीं, आने को तैयार नहीं, प्रॉफिट नहीं मिलता। तो मैंने वही तो कहा, वो प्रिंसिपल है। अब आप SEZ की बात करते हो, SEZ में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया, अच्छी चीज है, आनी चाहिए। प्राइवेट को मैं खिलाफ नहीं हूँ, हर चीज का सरकार करेगी, लेकिन एट द सेम टाइम सेवा की बात करते हो, ये नौकरी की बात है, वो तो सरकार नहीं कर सकती। टेक्सटाइल में क्या सरकार ओनर नहीं करेगी। अब वहां SEZ में लेबर लॉज और नॉट एप्लीकेबल, सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है। वो इकोनॉमिक जोन हो गया, हाँ। उसके अंदर जो भी कंपनी आएगी मैक्सिमम एक्सपोर्ट करेगी, और दूसरी बात रहेगी वहाँ लेबर लॉज और नॉट एप्लीकेबल, एक्सप्लॉयटेशन इज गोइंग ऑन देयर। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। और वहाँ एक्सप्लॉयटेशन, जिस बाबा साहब का नाम लेकर मैंने कल भी कहा, 8 घंटे की ड्यूटी थी। वहाँ BPOs में जाओ, वर्ल्ड उसमें जाओ, नॉलेज सेंटर्स में जाओ, 12-12 14 घंटे काम करते हैं। लड़कियां काम करती है, शादीशुदा लड़कियां। ठीक बात। ये जो हो रहे हैं ना सब झमेला, बिल्कुल, बाकी जो साइड इफेक्ट्स है वो आप जानते हो क्या हो रहा है, कितनी बजे छुट्टी है ड्यूटी, ये क्या चीज है? न्याय भी नहीं मांग सकते। और दूसरी बात है, उन्हें लेबर लॉज न होने के कारण वो सीधा नौकरियां बंद पड़ी। मैंने अभी कहा 5000 लोग रास्ते पे आ गए। अब सोचो हमारे कानून में कहाँ प्रावधान है। पेंशन की बात करते, कल हमने फाइनेंस बिल पे कहा एश्योर्ड पे, कैसे पेंशन मिलेगी? 40 साल की उम्र में कंपनी बंद पड़ी, अब वहां नौकरी कौन देगा उसको? सरकार कोई जिम्मेवारी ले रही है कि जो कंपनी बंद होगी उस कंपनी को, कर्मचारियों को हम कहीं से प्राथमिकता देकर दूसरे कंपनियों में काम पर लगाएंगे? नहीं होता ना सर, नहीं होता। यही तो प्रॉब्लम है। और वो जो आइदर स्किल्ड और अनस्किल्ड, स्किल्ड तो कहीं जाएगा, अनस्किल्ड का क्या होगा? अनस्किल्ड का क्या? वो तो मर गया, वो मनरेगा में काम करेगा क्या फिर आगे चलकर? ठीक बात। और हम पेंशन की बात करते हैं, दिस इज कॉन्ट्रडिक्टरी। और इससे मैं लड़ता रहता हूँ। और मुझे लगता है प्राइवेट लोग भी यही सोचना चाहिए। और तो ये समस्या FDI आ रही ना, तो मैंने कल भी कहा, आई वी वेलकम द आइडिया ऑफ FDI, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लेबर। दे वांट रिफॉर्म्स, चाहते हैं लेबर लॉज में। और रिफॉर्म क्या चाहते हैं? हायर एंड फायर। मिस्टर कल से नहीं आना, कल से नहीं आना, कहाँ जाऊं? किंगफिशर बंद पड़ा, मीडिया की हालत बुरी है, चैनल्स बंद हुए हैं, अखबार बंद हुए हैं, पत्रकार बेरोजगार हैं। कहाँ जाएंगे? पत्र हम जानता हूँ ना, वो भी देखता हूँ मैं, कितनी बार पूछता हूँ आपके से, भैया अरे इधर थे ना, इस चैनल उस चैनल पे गए, वो चैनल पे। अब ये उम्र है आपकी, once you cross 55-60 then you meet me. ठीक बात। What is the future? The people opt for current procedures. अब एक चीज़ और सब आपसे, एक इंप्रेशन ये आता है कि सरकार अगर प्राइवेट को FDI खोले, प्राइवेट को बढ़ावा दे, SEZ के लिए करे, तो सरकार ये इंप्रेशन देती है कि ठीक है हम प्राइवेट बिडर्स को लाना चाहते हैं। लेकिन अगर ये तमाम लेबर लॉस की बात आती है या कामगारों की बात आती है, तो प्राइवेट सेक्टर कहता नहीं हम नहीं जाना चाहते हैं। ये क्या दोनों बैठ के हो सकता है? करना चाहिए। उसमें एक चीज है, हमारा कहना इतना नहीं है कि तुम सडनली कंपनी बंद करते हो। हमने तो मालूम है, बाला साहब का विचार तो बहुत बड़ा था, यूनियन है हमारी,
लेकिन उनका कहना था पहले उद्योग जीवित रहे तो कर्मचारी जीवित रहेगा, ये उनका पहली थॉट। और हक मांगने के पहले कर्तव्य करो। हमें ये चाहिए वो चाहिए, वो लेफ्टिस्ट जैसा नहीं करना, धंधा नहीं बंद बांटना, हड़ताल करने की नौबत ना आए इस तरह से काम करो। कभी हड़ताल पे नहीं, तो आपको विश्वास नहीं, 30 साल में मैंने 2 बार एक दिन की हड़ताल की। अच्छा, 2 बार, दूसरी बार अभी करना पड़ा, लेकिन नहीं करना पड़ा। मैं नोटिस देता था, डिस्कशन होती थी, चर्चा। अब हड़ताल की नौबत क्यों आती है? देयर इज नो डायलॉग। भाई दिया नोटिस तो पूछो, बुलाओ, बात तो करो। हम लोग कर रहे तो उसको क्या करना है वो। अरे टेक्सटाइल मिल की हालत क्या हुई मुंबई में? ठीक बात, आज भी हड़ताल जारी है, कागज पे हड़ताल पीछे नहीं लिया है, ना हड़ताल बंद हुई है। सारे लोग बर्बाद हुए। क्या चाहते हैं हम? देश मतलब क्या है? लोग ही ना, तो लोग जीवित रहे कि नहीं रहे। सरकार की पॉलिसी को लेकर भी कभी कभी शिवसेना की तरफ से डिस्कंटेंट आता है और इसको लेकर भी बड़ी खबर बनती है, उसे कैसे देखते हैं? सही है, उद्धव साहब ने महाराष्ट्र में हम सरकार में हैं, तो उन्होंने एक वाक्य कहा कि हम सरकार में है लेकिन सरकार जमा नहीं है। जमा नहीं, उसका मतलब मराठी में है, इसका मतलब हम सरकार के साथ है लेकिन पूरे सरकार के अंदर घुल गए नहीं है। अच्छा। जो चीजें गलत लगेगी उसको हम जरूर कहेंगे। तो फंक्शनल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अंदर से दर्द भी है हमारा, क्योंकि हम सहयोगी सदस्य हैं और सबसे पुराने हम अलायंस पार्टनर थे। ठीक बात। नई जनरेशन आई, इनको नहीं पता है, दुर्भाग्य है। बाला साहब जी, वाजपेयी जी, अडवाणी जी एक परिवार करके काम किया। और जब हिंदुत्व का विचार जब है इस देश में, पहले हिंदुत्व पे की लड़ने वाली शिवसेना है, उसको 6 वर्ष उन्होंने उनको बाकायदा कानून से बाहर कर दिया था कि यू कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन और आप वोटिंग भी नहीं करेंगे। तो इतना उन्होंने गर्व से कहा हम हिंदू है, ये घोषणा देने वाले बाला साहब है। ठीक बात। तो ये वो, लेकिन इनको हिंदू की बात वो धर्म के ऊपर नहीं करते थे, वो राष्ट्र धर्म की बात करते थे, फर्क था। लेकिन वो विचार ज्यादा नहीं गया, अलग ढंग से विचार ज्यादा गया और ये परिवार करके काम करते थे। और जब भारतीय जनता पार्टी भी उसी हिंदुत्व को लेकर काम कर रही तो उसमें विभाजन न हो, तो बाला साहब कहते ठीक है हम महाराष्ट्र देखेंगे, आप पूरा देश देख लो। और बंटवारा जो होता था वो कोई ऐसा टिपिकल ये है वो ऐसा नहीं होता था, कैलकुलेशंस करके नहीं। अपने कहा ये सब मुझे दे दो, चलो दे दिया। दिलदार थे, बहुत दिलदार थे। वो दिलदारी नहीं रही और व्यवहार की जगह ले गई। व्यवहार की जगह आई तो दर्द आया। अच्छा, तो इससे थोड़ा सा लगा भी, बुरा भी लगा। ये दर्द और ये बुरा लगना ये व्यवहार की वजह से ज्यादा है। व्यवहार की वजह से आया, क्योंकि वो प्रिंसिपली एग्रीड था कि महाराष्ट्र में शिवसेना समर्थन भाजपा करेगी, राष्ट्र में भाजपा को शिवसेना समर्थन करेगी। लेकिन जब जैसे ही आप पावर में आ गए और मेजोरिटी आई तो विचार बदला। आप सोचने लगे हम अकेले चला सकते, उनको पता नहीं शिवसेना क्या चीज है, छोड़ो। लेकिन वो उससे थोड़ा सा अंतर आ गया। और अब जो भी चीजें होती है तो हर निर्णय तो हमें पता नहीं होता, अब जो गलत लगता है तो उस पर बोलेंगे हम। जैसे कि किसानों को हमने राहत देने के लिए उद्धव साहब ठाकरे जी ने कहा था कि कर्ज मुक्ति दे दो। हालांकि कर्ज मुक्ति का पहली बार जो आंदोलन हुआ था वो उद्धव साहब ठाकरे ने इस देश में शुरू किया था। शरद पवार जी और सोनिया गांधी जी जो 70,000 करोड़ का जो किया वो आंदोलन देश में कहीं नहीं, वो आंदोलन शुरू महाराष्ट्र में हुआ, उद्धव साहब ठाकरे के नेतृत्व में हुआ। अब जब उसकी सरकार, तो मैंने कर्ज मुक्ति मांगी, अब हमारी सरकार है और कर्ज मुक्ति नहीं दे रही, कल भी दोबारा उन्होंने कहा है। तो ये छोटे छोटे विषय को लेकर अंतर होता है, तो जो हमारे विचार है हम प्रकट करते रहते। सूखे की बात में आ गया हूँ क्योंकि महाराष्ट्र का एक बड़ा इलाका सूखे से प्रभावित है। किसे दोष मानते हैं आपकी? डैम्स वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, सरकार ने बहुत खर्चा भी किया था डैम्स पे, क्या वजह रही? पूरे नहीं हुए ना डैम्स, पूरे नहीं हुए डैम। वो जो भ्रष्टाचार की बातें आज भी इस चर्चा में नहीं लाना चाहता हूं, लेकिन है दुर्भाग्य है 60-60, 30-30 साल एक डैम पूरा नहीं होता, जिसका एस्टिमेट समझो 1500 करोड़ था, वो 15,000 करोड़ 1.5 लाख करोड़ तक जाता है। क्यों? समय पे कुछ नहीं होता है। मतलब पूरे साल बारिश भी होती गई, इतना सूखा, इतना बुरा सूखा हमने कभी देखा नहीं। हमारे मराठवाड़ा रीजन में जो सूखा गिरा है बहुत बुरी हालत है। और इसमें सबसे बड़ा मुझे लगता है कि 2 चीजें करनी होगी। एक तो पानी के बंटवारे पे लड़ाई हो रही, राज्यों में हो रही है। हमारे उद्धव साहब ने एक बार एक विचार प्रकट किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि
पानी को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित की जाए। हम्म, राज्यों राज्यों की लड़ाई नहीं चलेगी, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो और केंद्र सरकार तय करे सभी को पानी मिलना चाहिए। वहां बाढ़ आई आसाम में, वहां सूखा है, पानी बहकर निकल गया, पूरा बर्बाद कर निकल गया, वही पानी कहीं किसी को मिल जाता। तो नदी जोड़ जो प्रकल्प था, जी हाँ, जी हाँ, उसको ज्यादा प्रभावित करना होगा, पानी को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना होगा, उसके ऊपर ज्यादा। हम किसानों की बात करें, अभी बजट भी, लेकिन पानी कहाँ है? हम स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, पानी कहाँ है? टॉयलेट है, पानी कहाँ है? पीने के लिए नहीं, टॉयलेट की बात ही छोड़ो। ठीक बात, ठीक बात। और हमने जो छोटी छोटी चीजें, देखो हम इतने पाश्चिमात्य नीति को जा रहे, हमारे पास टॉयलेट कैसे थे? इंडियन टॉयलेट गया, ठीक बात है, वेस्टर्न आ गया, वेस्टर्न में कितना पानी बर्बाद बहुत होता है? बर्बाद होता है। पेशाब के लिए जाओ तो भी पानी बर्बाद होता है, 5 लीटर। एकदम मूलभूत नीति में बता रहा हूँ, राष्ट्रीय संपत्ति और नदी जोड़, इस पे ऊपर काम करे। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन रेन, डिपेंडेंसी ऑन रेन, जो खरीफ का हंगाम अपना होता है, डिपेंडेंसी ऑन रेन है। और कुछ जगह ऐसे कि जहां पर्कोलेशन है, हमारे कोंकण रीजन में, महाराष्ट्र में, वहां जो भूमि है उसका स्तर वालू जैसे, जहाँ पर जिसको परफोरेटेड बोलते हैं, पोरस बॉडी बोलते हैं, छिद्र बॉडी, तो पानी सीधा नीचे जाता है, इतना नीचे जाता है कि कुछ मिलेगा नहीं आपको। जैसे सरस्वती गायब हुई है, वैसे हमारे यहाँ पानी गायब हो जाता है नीचे, और बाकी समुद्र में जाता है। तो उसके लिए कुछ एक नई टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी और पानी को रोकना होगा। सरकार की जो पॉलिसीज़ को लेकर कुछ आप कहना चाहते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर यूज़ करते हैं, स्किल इंडिया की बात हो, डिजिटल इंडिया की बात हो, लेकिन संसद में जिस तरह का वर्ताव विपक्ष का रहता है, उससे ज़्यादा सुर्खियां शिवसेना के रवैये को लेकर ज़्यादा रहती हैं। इसकी वजह क्या मानते हैं? रवैया नहीं, देखो अभी लैंड एक्विजिशन बिल आया, हमने बात की थी, हमसे बात नहीं हुई थी, फिर भी आपने लाया बिल में हमने बता दिया। मेरा भाषण आप सुन लो आज भी। कॉरिडोर के तहत इधर 2 किलोमीटर, उधर 2 किलोमीटर, क्यों? किस लिए चाहिए वो जमीन? ठीक बात। शहर बसे हुए हैं, उजाड़ हो गया क्या? किस लिए चाहिए? छोटी छोटी चीजें थी, किसानों को 4 गुना देंगे, अच्छी बात है, लेकिन जबर से क्यों ले रहे? पूछो तो सही, पूछो तो सही। आज तक जो भी प्रगति हुई देश में हुई, नेशनल हाईवेज बने, राज्य के हाईवेज बने, किसानों ने जमीन नहीं दी ना, उन्होंने दी ना, आगे चलकर भी देंगे। सख्ती मत करो, वो वही बोला, प्रॉफिट ओरिएंटेड बात होती है ना प्राइवेट वालों की, यहां करना है, ठीक बात, यहां उजाड़ दो, ये नहीं चलेगा। उसका जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हुए, मैं आपको आज हमारा महाराष्ट्र की बताता हूँ, कोयना का प्रोजेक्ट हुआ, 60 साल हुए, उसके बाधित लोगों का पुनर्वास आज भी नहीं हुआ है। कैन यू इमेजिन दिस? अब लोग किसान तो जमीन देने के लिए आज भी राजी है ना, सूखे से तंग हुए, 4 पैसा मिलेगा तो, लेकिन कैसे देंगे? आप कहते हैं नौकरी देंगे, किसको देंगे? आप और मैं भाई हूं, आपका भी बेटा है, मेरा भी बेटा है, ठीक बात। परिवार में एक को नौकरी देंगे, किसको देंगे? तेरे बेटे को, मेरे बेटे को, किसको देंगे? कैसे तय करेगा? कौन तय करेगा? कौन तय करेगा? पैसा आएगा, कौन चले? एक तो पहली बात है, 75% लोग इस देश में 5 एकड़ से कम जमीन होल्डिंग वाले हैं। ठीक बात, बड़ी बात है। उसका परमानेंट एसेट जा रहा है, परमानेंट एसेट। मैंने कहा था उसको, आपको शेयर होल्डिंग करो उसको, ताकि उसको जमीन तो गई, लेकिन आमदनी जिंदगी भर जनरेशन टू जनरेशन चलती रहेगी, आगे वाली पीढ़ी को भी मिलती रहेगी। इफ यू मेक हिम अ पार्टनर, पैसा देके आज उसको बाहर निकालो, पैसा हाथ में आ गया समझ लो, बच्चे की शादी की, शिक्षा के लिए खर्चा हुआ, खत्म हुआ, फिर क्या? नौकरी क्या? एक जनरेशन हो गया, नेक्स्ट जनरेशन का क्या? ठीक बात। तो परमानेंट एसेट तो गया मेरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास कुछ भी नहीं ना। चलो हम जो अभी जहाँ मैंने मिलों की बात की, कहाँ गया मिल वाल कर? अपने गांव में तो गया, गांव में घर तो था। ठीक बात है, ठीक बात। मेरा घर भी नहीं गांव में, ना मैं शहर का रहा हूँ, ना मैं गांव का रहा हूँ, मैं कहाँ का हूँ? ये सोच नहीं थी, हमने पता है इसके लिए विरोध किया। ऐसे जो बिल आते तो उसमें, जैसे अभी ज्वेलर्स की बात है, हाँ बिल्कुल, हाँ। मैं जानता हूँ सोना कोई जीवनावश्यक वस्तु नहीं है, क्यों कर रहे हैं? अभी कल आपको कहना पड़ेगा कि एक्साइज वाले कोई तकलीफ नहीं देंगे, पैसे से तो वो लोग गलत नहीं, तो ना नहीं कहते थे ड्यूटी के लिए। हम एक तरफ ईज ऑफ बिजनेस कहते हैं और दूसरी तरफ डबल विंडो लगाते हैं, और तीसरी तरफ हम कहते हैं कि आप जीएसटी लाने वाले हो।
तब जीएसटी लाने वाले हो तो ऑटोमेटिकली सेंट्रल एक्साइज जाएगा, तो तब तक क्यों नहीं इंतजार करते? लाओ जीएसटी, खत्म होगी बात इमीडिएटली। उनका जीएसटी के लिए तो विरोध नहीं है ना। पर उनका कहना है कि सर कांग्रेस लाने नहीं दे रही जीएसटी, कांग्रेस को नहीं, ऐसे नहीं है। देयर अगेन मेरी लेवल पे बोलूँ तो ठीक नहीं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स है ये, हाउ टू डील विथ इट इज योर लुकआउट। अब 286 सारे बाकी पार्टियां भी आपको सपोर्ट कर रही है इसके विषय पर। ठीक बात रहेगी का कितनी है, 44 तो है हमारे पास, ऊपर की थोड़ा तय है ना, तो थोड़ा बात कर लो, हो जाएगा। हम रोज कुछ दूसरी विषय पे ध्यान देंगे तो वो अड़े रहेंगे, थोड़ा सा है, कर सकते हैं, हम करेंगे। अरविंद जी, आपके भाषण कला, आपकी बोलने के स्टाइल का मुरीद हम सुनते थे आपको टीवी पे, एक बार फिर देखने को मिला, लेकिन आखिर में चलते चलते भाजपा शिवसेना के रिश्ते में थोड़ी सी जो तकलीफ कहिए कुछ है, प्रगाढ़ रहेंगे, कैसी भविष्य कैसे देखते हैं आप? बंधुत्व की भावना जो है ना, वो अगर रहती थी और रही तो अच्छी बात चलती थी। हमने स्वातंत्र, समता, बंधुत्व की भावना फ्रेंच या राज्य क्रांति की, हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो विचार था, बिल्कुल डिपेंडेंस, फ्रैटर्निटी की बात है, वो बंधुत्व की कहाँ है? हम राजनीतिक दलों के रूप में अगर व्यवहार से काम करते रहेंगे तो ये बातें होती रहेंगी। हम बंधुत्व की भावना से देश को आगे चलने की बात को लेके चलेंगे। जैसे हमारे उद्धव साहब ने कहा, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो जिस विषय को लेकर हम आए हैं चुनकर, उसको छोड़ देना ठीक नहीं लगता। पाकिस्तान के बारे में हमारा जो रवैया ठीक नहीं लगता। विकास की बात करूं तो कुछ मंत्री बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया, हमारा कोस्टल रोड की बात थी, वो अपने आ गई। अब हाउसिंग के लिए बीडीडी चालवरी जो है, उसमें भी सरकार कदम उठा रही है। हमारा जो पूर्व किनारा है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का जो किनारा है, उसके बारे में नितिन गडकरी जी उसका विकास की बात करें। उद्धव जी ने उनको एक प्रोजेक्ट दिया था, पूरा तो प्रेजेंटेशन दिया था, तो उसको लेकर वो भी कुछ काम कर रहे हैं। रेल की तो आपने जाना, अभी मल्टीपल एलिवेटेड ट्रेन की बात हुई, उसमें सेंट्रल रेलवे नहीं आई, तो मैंने वो मांग कर ली कि भैया आपने वेस्टर्न रेलवे को एलिवेटेड ट्रेन बता दी, हार्बर को बता दी पनवेल तक, लेकिन जो मुख्य था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से लेकर थाना की तरफ जाती है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण, वहाँ ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा भीड़ होती है, करजत कसारा से लोग आते हैं। ठीक बात। तो ये चीजें हो जाएगी, जो काम हो रहा है वो हो रहा है, उसके लिए हम कभी ना नहीं कहेंगे। और हमें बाला साहब ने सिखाया नहीं कि राजनीतिक दल लेकर हर चीज को गलत कहो, नहीं, जो अच्छा हो रहा है उसको अच्छा कहो, जो गलत है उसको गलत कहो। वो हमारे पास है, बना हुआ विचार है हमारा। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि लोकतंत्र में बड़ा जरूरी है कि गलत को गलत कहा जाए, सही को सही कहा जाए। बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए और बेबाकी से सभी विषयों पर बात रखने के लिए और ईमानदारी के साथ अपनी बात रखने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी हाँ, तो अरविंद जी ने अपनी बात बेबाकी से रखी और जैसा हम संसद में सुनते भी रहे हैं, उनके जितने भी चाहने वाले हैं सुनते रहे हैं, यही बात उन्होंने हमारे साथ इस साक्षात्कार में भी कही। इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही। नमस्कार।